Hello, literature lovers. Welcome to our channel, Literate Club. Today's topic is on Renaissance in England. आज का टॉपिक है रेनेसां इंग्लैंड में कैसा था, अ कल्चरल रीबर्थ जिसमें हम देखेंगे लिटरेचर, आर्ट, साइंस ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इंग्लैंड. ओके, सो okay, so let's get introduced with what is Renaissance. Renaissance actually originated in Italy. इसका origin इटली में हुआ था during 14th century. It spread to England and later in many parts of Europe also during the 15th and 17th century. डेफिनेशन की बात की जाए तो रेनेसा का डेफिनेशन एक सिंपल लाइन का है, अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, जिसमें पुरानी चीज़ों की लर्निंग फिर से रिवाइव की गई थी, एंड अ बर्थ ऑफ ह्यूमनिज्म और what people were moving towards humanism. Okay, a transition from middle ages to early modern period. जैसा कि रेनेसा माना जाता है, रेनेसा आने के पहले हमने देखा एंग्लो सैक्सन पीरियड, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन आया और फिर हमने डार्क एजेस देखे. ये डार्क एजेस अप टू 14th सेंचुरी तक रहा और जब ये डार्क एज खत्म होता है तब शुरू होता है रेनेसा. ये डार्क एज ऐसा एज था जब कोई चीज़ें लाइक लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, रिलीजन सारी चीज़ें स्थिर हो गई थी और इसीलिए रेनेसा इस पीरियड को, जब डार्क एज खत्म होता है उस पीरियड को रेनेसा कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा एज था जब लोग फिर से जाग रहे थे. इसलिए अगर हिंदी में देखा जाए तो इस एज को पुनर्जागरण कहते हैं. जब आप दोबारा जागते हो, जागरण, ओके, पुनर्जागरण कहते हैं. इसका मतलब आपका दोबारा से जगना, रीबर्थ होना. इसीलिए इस एज को एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है मिडिल एजेस यानी डार्क एजेस से अर्ली मॉडर्न पीरियड की तरफ. ये एज कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है. इस एज में बहुत सारे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स एंड चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, कोई भी एरिया हो, ऐसा कोई एरिया नहीं था जो अछूता रह गया था. ओके, इस एज में लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग को देखा गया है रिप्लेस होते फ्रॉम द डॉगमा ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशन से. यानी ये एज स्टार्ट होने के पहले जो टाइम या जो सिनारियो था इंग्लैंड या यूरोप का, द होल ऑफ यूरोप, वो घिरा हुआ था रिलीजियस सुपरस्टिशन से. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रिलीजन ही सुप्रीम माना जाता था, वही सब कुछ था. जो रिलीजन में कह दिया गया, जो चर्च ने बोल दिया, जो पोप ने बता दिया, वही सही है. लेकिन धीरे धीरे ये चेंज आने लगा जब लोग खुद से सोचने लगे, खुद से चीज़ें लॉजिकली जज करने लगे. तो इसीलिए इस एज को एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन का पीरियड भी माना जाता है. बेसिकली रेनेसा एक ऐसा पीरियड था जिसमें कुछ की फोकस किया गया है आर्ट, लिटरेचर, साइंस और एक्सप्लोरेशंस पे. बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस, बहुत सारी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, साइंटिफिक डेवलपमेंट, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिला. ओके, नाउ द ओरिजिन ऑफ रेनेसा. ये ओरिजिन मीन्स कहाँ से देखने को मिलता है, रेनेसा आया कहाँ से. रेनेसा वर्ड बेसिकली फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी किसी का दोबारा जन्म लेना, पुनर्जागरण होना. यानी अभी तक इंग्लैंड या होल ऑफ यूरोप सो रहा था, यानी शांत था, बहुत सुस्त था, कोई फ्रूटफुल और काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे थे, चाहे वो कोई भी एरिया हो. आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, किसी चीज़ में नहीं, किसी तरीके का इंटेलेक्चुअल मीन्स इंग्लैंड पूरा पूरा एक बेरन आइलैंड बन चुका था इस वक्त. तो इस बेरिन से, यानी नॉन फर्टाइल टाइप का आइलैंड था, या नॉन फर्टाइल टाइप का लैंड था, और ये रेनेसा के आने से ये धीरे धीरे फर्टाइल होना शुरू हो गया. ओके, सो रेनेसा इमर्ज इन इटली. रेनेसा सबसे पहले इटली में आया. बेसिकली इटली में फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये जैसी सिटीज में पहले देखने को मिला. रेनेसा की शुरुआत होती है ग्रीक और रोमन टेक्स्ट के रीडिस्कवरी से, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के इंसिडेंट के बाद. एक्चुअली होता क्या है कि यूरोप ने देखा, यूरोप उस समय काफ़ी डेवलप था. यूरोप में कैथलिक, रोमन कैथलिक्स का रिलीजन चल रहा था. अब क्या हुआ, यूरोप ने देखा कि अरब्स काफ़ी डेवलप्ड हैं और इनके डेवलप होने का रीज़न है कि ये अपने क्लासिकल टेक्स्ट को, क्लासिकल चीज़ों को पढ़ते हैं और इसलिए ये डेवलप्ड हैं. तो इन्हीं का देखा देखी यूरोप ने कोशिश की अपने क्लासिकल राइटर्स को फिर से पढ़ने की. और तो और इस एज में देखने को मिला ये भी कि एक जगह था कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ मैंने मेंशन किया है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि एक हब माना जाता था सारे तरीके की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ का. और इस पर एक अटैक किया था टर्क्स ने. टर्किश अटैक के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत हद तक बर्बाद हो गया और वहाँ के लोगों को जल्द से जल्द भागना पड़ा यूरोप की तरफ. और यूरोप में भागने के लिए या बसने के लिए या छिपने के लिए सबसे बेस्ट जगह इन्हें मिली इटली. और इटली मिलने में क्या हुआ, जब ये लोग इटली गए तो वहाँ अपने साथ सिर्फ
खुद को नहीं ले गए, अपनी लैंग्वेज को ले गए, अपने टेक्स्ट को ले गए, अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स को ले गए, अपनी थिंकिंग को ले गए, सब चीज़ों को अपने साथ ले गए। और धीरे धीरे यूरोप में भी क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने का जो रिवाइव करने का, रिविजिट करने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी फेमस हो गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे यूरोप, इटली डेवलप होने लगा, रेनेसा इसीलिए माना जाता है कि रेनेसा सबसे पहले इटली में गया। और रेनेसा के इटली पहुंचते ही धीरे धीरे फ्यूडलिज्म जैसे सिस्टम में डिक्लाइन देखने को मिलने लगा। और तो और बहुत सारे अर्बन सेंटर्स खुलने लगे, वेल्दी मर्चेंट क्लास इमर्ज होने लगा। ये सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो कुछ की इवेंट्स देखने को मिलते हैं रेनेसा में। रेनेसा के टाइम में एक वॉर ऑफ रोजेस हुआ था जिसे 100 ईयर वॉर भी कहा जाता है। 100 ईयर वॉर जो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स तक चला एंड फाइनली इंग्लैंड इसमें जीत जाता है। और इंग्लैंड की एक डायनेस्टी होती है जिन्हें हम ट्यूडर्स कहते हैं, ट्यूडर डायनेस्टी का मोनार्की पे रूल होता है इस्टेब्लिश। ओके, तो राइज ऑफ ट्यूडर्स भी देखने को मिलता है, वॉर ऑफ रोजेस एंड होते हैं, ट्यूडर डायनेस्टी इमर्ज होती है और ट्यूडर डायनेस्टी का रूल शुरू होता है। ट्यूडर डायनेस्टी के आने के बाद बहुत सारे किंग्स, मीन्स, रूल्स, ट्रेंड्स बदलते हैं और तो और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने को मिलता है जिन्हें हम आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे रिफॉर्मेशन एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड में। उसके साथ साथ एलिजाबेथन एरा भी शुरू होता है। एलिजाबेथन एरा जो कि अपने एक गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है इन द होल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। कुछ कल्चर कैटलिस्ट भी देखने को मिलते हैं जो इन सारी चीज़ों को बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कुछ आर्ट में पैट्रेजेस थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा इन चीज़ों को बूस्ट करने का काम किया। प्रिंटिंग प्रेस सबसे मेन माना जाता है इस सारे मूवमेंट्स, चेंजेस, ट्रेंड्स के फेमस होने का। थोड़ा सा जानते हैं ट्यूडर डायनेस्टी था क्या। ट्यूडर डायनेस्टी बेसिकली 100 ईयर वॉर जो हुआ था वो इंग्लैंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ओके, बेसिकली ये 100 ईयर वॉर इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच हुआ था। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये वॉर काफी सालों तक चला, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक। और इसी में लास्ट रूलर थे रिचार्ड। इन्हीं को डिफीट करके हेनरी 7 किंग बन जाते हैं और इनकी शादी होती है एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से। अब इसके बाद क्या होता है, इनके 3 बच्चे होते हैं, 3 एक्चुअली 4, ठीक है। अर्थर, मैरी, हेनरी 8 एंड मार्गरेट। ये वाला लाइन हमें नहीं देखना है, अर्थर और मैरी को भी नहीं देखना है। हमारा काम बेसिकली हेनरी 8 से है। हेनरी 8 जो कि आगे चलकर इंग्लैंड का मोनार्क हेल्ड करेगा। हेनरी 8 की टोटल 6 वाइफ्स थी और ये कैसे थी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इनके आगे के लाइक हेयर्स टू द ट्रोन। तो इस तरीके से शुरुआत होती है। हमें बेसिकली जानना है रेनेसा के टाइम में हेनरी 8 एक किंग थे। ओके, सो जानते हैं रिफॉर्मेशन क्या था। रिफॉर्मेशन एक ऐसा मूवमेंट था जो कि रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत पर्टिकुलरली रेनेसा से नहीं, उसकी काफ़ी पहले से हो चुकी थी। जैसे पहले देखा गया था कि जैसे जैसे यूरोप डेवलप हो रहा था, रोमन कैथोलिक चर्च जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे डार्क एजेस में। रोमन कैथोलिक चर्च डार्क एजेस में खुद को काफ़ी इस्टेब्लिश कर चुके थे। तो उस एज में क्या हुआ था, धीरे धीरे चर्चेस में करप्शन, पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें देखने को मिल रही थी। यानी चर्च में करप्शन, पॉलिटिक्स और पोप का हर चीज़ों में इंटरफेरेंस, ये चीज़ें देखने को मिल रहा था। और इसका रीज़न ये था कि चर्च अपने आप को सबसे सही मानता था। चर्च कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानता था और लोग उस समय बड़े सीधे थे। लोगों को ये बताने का काम करता था कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। हम जानते हैं धर्म को कैसे निभाना है, हम जानते हैं पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी आप लोगों को, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। और इसका करप्शन यहाँ तक था कि कहा जाता है कि आप रोमन कैथोलिक चर्च का ये मानना था कि आप कोई बड़ा से बड़ा गुनाह भी करके आते हैं, किसी तरीके का क्राइम कमिट करके आते हैं, इफ़ यू जस्ट कन्फेस योर क्राइम इन फ्रंट ऑफ द चर्च, अगर आप अपने क्राइम को कन्फेस कर लेते हैं तो आपके सिंस माफ हो जाएंगे, योर सिंस विल बी फॉरगिवन। और इस सिन को फॉरगिव करने के लिए कौन फॉरगिव करता था, तो पोप्स वर देयर। पोप आपके सिन को फॉरगिव करेंगे, लेकिन उसके बदले में वो एक पैपल प्रैक्टिस को इंक्लूड करते थे। ये पैपल प्रैक्टिस क्या थी, वो ये कहते थे, पोप या चर्च आपसे ये कहता था कि अगर आपने ये गुनाह किया है और आपको नरक में जाने से बचना है, सजा से बचना है, तो आपको एक तो कन्फेशन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक तरीके का पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे वो इससे इंडल्जेंसेस वर्ड से कहते थे, लाइक
प्रेजेंट करते थे इंडल्जेंसेस, मीन्स आपको इंडल्जेंसेस देने पड़ेंगे फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस, अपनी गुनाहों की माफी के लिए। ये चीजें इतनी हद तक बढ़ गई कि लोग धर्म को ही सब कुछ मानने लगे, और ऐसा हुआ कि मतलब लोगों के लिए धर्म ही सब कुछ है, बाकी दुनिया कुछ नहीं थी। और इस चीज का फायदा चर्च उठाने लगा, और ये चीज धीरे धीरे लोगों को दिखने लगा, स्पेशली मार्टिन लूथर, जॉन विक्लिफ जैसे लोगों को। लोलार्ड्स भी एक उनमें से एक थे। ये लोग कैथलिक चर्च के प्रैक्टिसेस और उनके अथॉरिटी को, उनके करप्शन टाइप की एक्टिविटीज को क्वेश्चन करने लगे, और ये चर्च को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मार्टिन लूथर उन सभी में से एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया। इन्होंने एक बुक लिखी थी 95 थीसिस 1517 में, जिसमें उन्होंने चर्च को क्वेश्चन किया, कैथलिक चर्च को क्वेश्चन करते हुए उनकी ये सारे मैल प्रैक्टिसेस को दिखाते हुए कि वो इंडल्जेंसेस लेते हैं, आपका गलत फायदा उठाते हैं, हु आर दे टू फॉरगिव योर सिंस, कि वो होते कौन है आपके सिंस को फॉरगिव करने वाले। ये सारी चीज़ों को दिखाते हुए इन्होंने चर्च के बाहर प्रॉपर वो पैम्फलेट टाइप का चिपका दिया कि ये सारे करप्शंस चल रहे हैं चर्च में। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के सामने चर्च की असलियत खुलने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तब तक में प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी के लास्ट तक आ चुका था, और इनका जो ये 95 थीसिस और जो भी इन्होंने क्वेश्चंस किए थे वो काफ़ी नंबर ऑफ कॉपीज उसकी छपने लगी, और लोगों तक बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगा। और लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चर्च हमसे हमारा फ़ायदा उठा रहा है, धर्म के नाम पर वो हमसे कुछ भी प्रैक्टिस करवा रहा है। सो इसका ये इसी चीज़ को एक तरीके से प्रोटेस्टेंट कहते हैं, मीन्स ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कैथलिक चर्च। ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कैथलिक चर्च के अगेंस्ट, कैथलिक चर्च के अगेंस्ट। इसीलिए इनके इस टाइप के व्यूज को, या कैथलिक चर्च के जो ऑपोजिशन में थे, उन सभी लोगों को प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। जो कि हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट है, एक कैथलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट्स। ये प्रोटेस्टेंट्स यहीं से आते हैं। इसी तरीके से रिफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दोनों तरीके से हुआ। इनकी डिमांड थी, प्रोटेस्टेंट्स का ये कहना था कि चर्च अपने आप को रिलीजन से ही जोड़ के रखे, वो पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। और तो और कुछ रिफॉर्म आइडियाज़ जो थे ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि हर जगह स्प्रेड हुए, धीरे धीरे स्पेन और हर जगह स्प्रेड हुए। और तो और पोप की अथॉरिटी को लोग चैलेंज करने लगे। ये तो थी कुछ लोगों की बात, जैसे मार्टिन लूथर, जॉन विक्लिफ, लोलार्ड जैसे लोग। इनके अलावा भी मोनार्क ने इन्हें सपोर्ट किया, यानी उस समय मोनार्की में थे हेनरी VIII, ये उस समय के किंग थे इंग्लैंड के, और इन्होंने भी प्रोटेस्टेंट्स को ही सपोर्ट किया। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि हेनरी VIII की सबसे पहले शादी हुई थी कैथरीन ऑफ एरागन से, जो कि इनके बड़े भाई अर्थर की वीडोड वाइफ थी। अब कैथरीन ऑफ एरागन से शादी तो होती है, इससे 7 बच्चे भी होते हैं, 7 बच्चे, 7 टाइम्स शी गॉट प्रेग्नेंट, बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द चिल्ड्रन सर्वाइव्ड, ओनली 1 सर्वाइव्ड, सिर्फ एक सर्वाइव करती है, और वो भी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मैरी I। अब कैथरीन ऑफ एरागन से इन्हें एक डॉटर ही मिली, लेकिन इन्हें चाहिए था एक बेटा जो कि आने वाले समय में उनके थ्रोन को, उनके पूरी किंगडम को कंट्रोल करेगा। बेसिकली होता है लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वही चीज़ें हैं। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरी शादी करेंगे एन बुलीन से, जो कि कैथरीन ऑफ आर्गन की और कुछ नहीं, एक दासी थी। इन्हें लगा कि एन बुलीन से हो सकता है इन्हें एक बेटा। अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने पोप से, उस समय क्या था कि कैथलिक चर्च हर चीज़ों में इंटरफेरेंस करता था, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बैप्टिज्म हो, चाहे किसी तरीके का सोशल अफेयर हो, कल्चरल अफेयर हो, किसी तरीके की चीज़ें हैं, रोमन कैथलिक चर्च इंटरफेयर करेगा, वही डिसीजंस देगा, वो जो कहेगा वही होगा। तो हेनरी VIII ने एन बुलीन से शादी करने के लिए पोप से एक वो रखा, उनके सामने एक अग्रीमेंट टाइप सा, या एक बात रखी कि मैं कैथरीन ऑफ आर्गन से शादी नहीं कर, मतलब शादी तोड़ना चाहता हूँ और एन बुलीन से अपनी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन पोप ने इनकी शादी को रिजेक्ट कर दिया कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या हुआ, हेनरी VIII ने डिसाइड किया कि पोप हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मैं खुद कंट्रोल लूंगा चर्च का, और इन्होंने अपने आप को हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। मीन्स मार्टिन लूथर की तरह इन्होंने भी रोमन कैथलिक्स को अपोज किया, और यहीं से शुरू होता है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट।
तो मैरिज क्राइसिस, जैसा कि मैंने बताया, हेनरी एट सॉट एन एन्यूलमेंट ऑफ हिज मैरिज टू कैथरीन ऑफ आर्गन। वो अपनी शादी कैथरीन ऑफ आर्गन से तोड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें एक मेल हायर चाहिए था, मेल हेयर चाहिए था। सो द पोप्स रिफ्यूजल लेड हेनरी टू सेवर टाइज विद द कैथलिक चर्च। उन्होंने इस कैथलिक चर्च से सारे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 पास किया, जिसमें हेनरी ने खुद को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर किया। मीन्स अब मोनार्क का रूल होगा ओवर द चर्च। उसके साथ साथ उन्होंने जैसे ही अपने आप को चर्च ऑफ हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर किया, वैसे ही बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को डिसॉल्व कर दिया। बिटवीन 1536 टू 41 हेनरी क्लोज मोनेस्ट्रीज, सीजिंग देयर वेल्थ एंड लैंड टू स्ट्रेंथन द क्राउन्स finances एंड अथॉरिटी। ओके, रिलीजियस पॉलिसीज अंडर सक्सेसेस। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, या ट्यूडर डायनेस्टी में हेनरी एट ने कैथरीन ऑफ आर्गन के बाद एन बुलीन और उसके बाद कई लोगों से शादी की। 6 इनकी टोटल 6 वाइफ्स थी। 6 वाइफ्स होने का रीजन ये था कि इन्होंने कैथरीन ऑफ आर्गन से इन्हें बेटा नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा एन बुलीन से बेटा मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट तो ले आया, प्रोटेस्टेंट ये इन्होंने सुप्रीम हेड अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, बट फिर भी एन बुलीन से इन्हें बेटा नहीं मिलता है, उनसे भी इन्हें बेटी मिलती है। और उसके बाद इन्होंने 4 शादियां और की, जे सिमर, एन ऑफ लीव्स, कैथरीन होवर्ड, कैथरीन पार, जिसमें से जेन सिमर से उन्हें एडवर्ड 6 बेटा मिलता है। तो एडवर्ड 6 सबसे पहले किंग बनते हैं हेनरी 8 के बाद। उसके बाद मैरी 1 बनती हैं एंड थर्ड एलिजाबेथ 1। अब इस समय तक इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स कैथलिक्स दोनों चीजें थी, दोनों तरीके के लोग थे। अब रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें तो जब एडवर्ड 6 आता है और वो किंग बनता है इंग्लैंड का, जो कि हेनरी का बेटा था, इसने प्रोटेस्टेंट्स को एम्ब्रेस किया एंड अंडर एडवर्ड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड। इसमें एडवर्ड 6 के आने पे बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले, जैसे कैथलिक इमेजरी और प्रैक्टिसेस का रिमूवल हुआ और प्रोटेस्टेंट्स का उस समय एक पीस एस्टैब्लिश हुआ। तो प्रोटेस्टेंट्स का इस समय बोला बाला था। उसके बाद जब मैरी 1 आती है, मैरी 1 जो कि इनकी माँ कैथरीन ऑफ एरागन थी, जो कि एक कैथरीन ऑफ एरागन जो कि एक कैथलिक थी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैरी ने कैथलिक्स को ज़्यादा सपोर्ट किया। she was Henry's Catholic daughter, and that's why she was totally in opposition of the Protestants. और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को मरवाया था और इसलिए इन्हें एक ब्लडी मैरी का नाम दिया जाता है। इन्होंने कोशिश की कैथलिसिज्म को रीस्टैब्लिश करने की। ओके, देन एलिजाबेथ 1। एलिजाबेथ 1 की बात करें, इनके बाद एलिजाबेथ 1 आती है। इन्हें ना तो टोटली सपोर्ट में थी कैथलिसिज्म के और ना ही टोटली सपोर्ट में प्रोटेस्टेंट्स की थी। इन्होंने कोशिश की दोनों को खुश करने की और दोनों को शांति से एक जगह बनाए रहने की। तो इन्होंने कोशिश की कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स भी बने रहे, कैथलिक्स भी बने रहे और दोनों में शांति रहे। तो एलिजाबेथ का जो रेन है, जो रूल है, जो उनका टाइम पीरियड है, वो सबसे पीसफुल और सबसे गोल्डन एज माना जाता है। इन्होंने एंग्लिकन चर्च को भी सपोर्ट किया, जिसमें कैथलिक के ट्रेडिशंस और प्रोटेस्टेंट्स के डॉक्ट्रिन्स दोनों का ब्लेंड था। और तो और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1559 में इन्होंने दोबारा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लाया, जिसमें रीअफर्म्ड द मोनार्क एज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, मोनार्क के ही कंट्रोल में इंग्लैंड का चर्च रहेगा। सो ऑल द 3 हेयर्स टू द थ्रोन वर डिफरेंट इन फ्रॉम ईच अदर। हेनरी 8 के तीनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट, शी वॉज अ कैथलिक एंड शी वॉज इन फेवर ऑफ बोथ। ओके, अब आते हैं कुछ की फीचर्स देख लेते हैं रिफॉर्म। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन के कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले तो पैपल अथॉरिटी को रिजेक्ट किया गया, वही फॉरगिवनेस ऑफ सिन वाले प्रैक्टिसेस को, और तो और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया, स्पेशली लैटिन को रिप्लेस करके, क्योंकि इसके पहले लैटिन का रोमन कैथलिक्स रोम से आया था, और कैथलिसिज्म जो है रोम से आया था और रोम से लैटिन भी आया था। तो उस समय रोमन कैथलिक्स जो है, उस रोमन कैथलिक में लैटिन लैंग्वेज ही मेन माना जाता था। तो जब रिफॉर्मेशन आया तो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज एस्टैब्लिश किया गया, एज अ लैंग्वेज ऑफ चर्च। उसके साथ साथ चर्च की कुछ रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, इन चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया। हेनरी 8's ब्रेक वॉज ड्राइवन मोर बाय पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस देन बाय थियोलॉजिकल कन्विक्शंस। हेनरी 8 ने का जो ये प्रोटेस्ट कैथलिसिज्म के अगेंस्ट जाना था, वो काफ़ी हद तक पर्सनल और पॉलिटिकल रीजन ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ थियोलॉजिकल कन्विक्शंस। द क्राउन गेन सिग्निफिकेंट पावर। प्रोटेस्टेंट्स के आ जाने से या रिफॉर्मेशन आ जाने से, इसी टोटल चीज़ को, प्रोटेस्टेंट्स का आना, एस्टैब्लिश होना, इसी चीज़ को रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो रिफॉर्मेशन के आ जाने से क्राउन को एक अच्छी खासी पावर मिली इंग्लैंड, लाइक चर्च की, टू द होल ऑफ इंग्लैंड ओवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि इसके पहले
चर्च, पोप, यही सुप्रीम हुआ करता था। ओके। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो जो भी मोनेस्ट्रीज डिसॉल्व हुई थी, जो भी लाइक प्रॉपर्टीज या जो भी बिलोंगिंग्स चर्च के पास थी, वो सीधे सीधे क्राउन के अंदर चली गई, और ताकि ये आगे चलकर और भी फाइनेंसेस और बहुत सारे खर्चों को कवर करने में काम आई। ओके। इंग्लिश रेनेसा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। रेनेसा हमने अभी तक देखा इटली में कैसा था। इटली में जो रेनेसा था उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अगर वही आर्ट की बात करें तो आर्ट में हमें बहुत सारे बड़े बड़े पेंटर्स का नाम देखने को मिलता है, जैसे माइकल एंजेलो, उसके साथ लियोनार्डो डाविंसी, इस तरीके के बड़े बड़े पेंटर्स, रफायल। और तो और वहीं लिटरेटरी पर्सन्स की बात करें तो लिटरेरी में बहुत सारे क्लासिकल राइटर्स का रिवाइवल देखने को मिलता है, जैसे होमर, वर्जिल, इन लोगों को दोबारा पढ़ा जा रहा था। उसके साथ साथ बहुत सारे नए तरीके, नई चीज़ें इन्वेंट हो रही थी इटली में, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गया, नए सोनेट्स हो गए, पेट्रार्क और दांते जैसे बहुत बड़े बड़े राइटर्स इटली में रेनेसा को लेकर आए थे। लेकिन जब रेनेसा इंग्लैंड में आया तो ये कैसा था, इसमें हम ये देखेंगे। तो रेनेसा जब इंग्लैंड में आया तो इंग्लिश लिटरेचर और ड्रामा को काफ़ी हद तक फ्लरिश किया। इटली से बहुत तरीके के आइडियाज़ और नए नए कंसेप्ट, नए पोइट्री लिखने के तरीके, ड्रामास जैसे कंसेप्ट उठकर इंग्लैंड आए। ह्यूमनिज्म अच्छा खासा स्प्रेड हुआ। ह्यूमनिज्म का मतलब जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलबींग की बात की जाए, यानी ह्यूमंस के डेवलपमेंट और उनके अच्छे की बात की जाए, वेलबींग की, जहाँ ह्यूमंस ही फोकस्ड हो, ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन की सोच, ह्यूमन की थिंकिंग ही मेन देखी जाती हो। ओके। क्लासिकल एंटिक्विटीज़ को से इन्फ्लुएंस लिया जा रहा था इस एज में, जैसा कि मैंने बताया कि होमर, वर्जिल जैसे क्लासिकल राइटर्स को दोबारा पढ़ा गया, ताकि उनसे वो सारे आइडियाज़, वो सारे कंसेप्ट लिए जा सके जो डार्क एजेस में छिप गए थे, रिवाइव किया जा सके। ओके। सो फ्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आना, उसके साथ साथ जो कि जोनास गुटेनबर्ग ने जर्मनी में लाया था, और ये बहुत हद तक बूस्ट करता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। दिस रेनेसा लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द एनलाइटमेंट, द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, द मॉडर्न आर्ट, और इसी एज में बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस, वॉयजेस, जर्नीज, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कॉपरनिकस, गैलीलियो, वास्को डी गामा जैसे, फर्डिनेंड मैगलिन जैसे लोग भी आते हैं। इट रीशेप्ड एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से और रेनेसा के आने की वजह से, एक लोगों में ह्यूमनिज्म जैसा कंसेप्ट आने की वजह से, और तो और लोगों में कुछ नया रीबर्थ, कुछ न्यू कंसेप्ट, न्यू इनोवेशन करने की वजह से एजुकेशन अच्छा खासा स्प्रेड हुआ, जिसमें लिबरल आर्ट्स, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ें मेन थी। और तो और दिस एज फॉस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड इंक्वायरी। लोग क्वेश्चन करने लगे कि इंग्लैंड ऐसा क्यों है, सॉरी चर्च ऐसा क्यों है, कैथलिक चर्च ऐसा क्यों करते हैं, पोप कौन होता है, रिलीजन में जो बताया गया है उसे क्वेश्चन करने लगे। और इसीलिए ये एज एक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी भी माना जाता है, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगलिन, दे एक्सपैंडेड द ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ इंग्लैंड। ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द लिटरेचर पार्ट ऑफ रेनेसा। रेनेसा के लिटरेचर पार्ट की बात की जाए तो अभी इस एज के पहले जो जिस तरीके के प्लेस लिखे जा रहे थे वो बेसिकली मॉरलिटी प्ले थे, मिराकल प्ले थे, और मिस्ट्री प्ले थे। दे वर नॉट द प्रॉपर प्लेस ऑफ द एज। लेकिन रेनेसा के आते आते, एलिजाबेथन एज के धीरे धीरे आते आते हमें ड्रामा का अच्छा खासा डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसमें ऐसे ड्रामा लिखे गए जो कि अब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशंस, उनकी इंडिविजुअलिटी को फोकस करते थे, और तो और लव, एम्बिशन, पावर, बिट्रेल, मोरालिटी जैसे थीम्स पर को एक्सप्लोर करते थे। और इसमें कैरेक्टर्स का जो डिपिक्शन था, कैरेक्टर्स का जो डिस्क्रिप्शन था, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। अभी तक हमें फ्लैट जैसे और एक स्टैटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे रेनेसा आया, रीबर्थ आया, चीज़ें नई आने लगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होने लगे, और लोग धीरे धीरे इनोवेटिव होने लगे, तो हमें कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, उनके इनर कन्फ्लिक्ट्स, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दिस टू डू, नॉट टू डू वाले कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नाउ दिस एज ड्रामा ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। इस एज में जो ड्रामा था उसे इंस्पिरेशन ग्रीक और रोमन ड्रामा से मिलता है, पर्टिकुलरली सेनेका, प्लॉटस एंड टेरेंस जैसे ड्रामेटिस्ट से, जो कि यूरोपियन ड्रामेटिस्ट थे। उसके बाद इस एज में बहुत सारे ब्लेंड्स भी, एक्सपेरिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये एज अपने क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। मिट्स
तो इसी तरह हमें लिटरेचर में भी एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी, दो बिल्कुल डिफरेंट एंड ऑपोजिट जॉनरास को कंबाइन करके ट्रैजिक कॉमेडीज जैसे लिखने की कोशिश की गई। और तो और इस एज में पोइटिक डायलॉग जैसे कि ब्लैंक वर्ड्स का इमर्जेंस हुआ। एंड मोर ओवर, चूंकि ड्रामा एक तरफ लिखा जा रहा था तो इसके परफॉर्मेंसेस की भी बात हुई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एलिजाबेथन एज में बहुत सारे ओपन एयर एम्पी थिएटर्स ओपन किए गए, जिसमें कि द ग्लोब और द रोज मोस्ट फेमस वंस था। ग्लोब तो खुद शेक्सपियर का था। सो इस एज में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि एलिजाबेथ जो थी वो चाहती थी कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स दोनों शांति से रहे और मेरे इंग्लैंड में शांति बने रहे। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। शी वॉज नीदर इन फेवर ऑफ द कैथलिक्स नॉर विद द प्रोटेस्टेंट्स, शी वॉज विद बोथ ऑफ देम। इसीलिए इस उसके एज में, एलिजाबेथ वन के एज में काफ़ी हद तक इंग्लैंड शांत रहा, प्रॉस्पर किया। और इसका रिजल्ट ये था कि जो प्लेज उस समय परफॉर्म किए जा रहे थे वो सारी क्लासेस, स्पेशली कॉमनर्स से लेकर नोबिलिटी तक, सब अटेंड किया करते थे, बिकॉज दे वर एट पीस। ओके, ड्रामा इन इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में ड्रामा को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक एलिजाबेथन एज का ड्रामा, जब एलिजाबेथ क्वीन थी, लाइक फ्रॉम 1558 टू 1603, और दूसरा जैकोबियन ड्रामा 1603 से लेकर 1625। एलिजाबेथन के एज में मैंने बताया द ग्लोब, द रोज जैसे बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स ओपन किए गए, थिएटर कंपनीज को एक अपनी पहचान मिली, उन्होंने बहुत सारे थिएटर कंपनीज एस्टैब्लिश की खुद को। और तो और जो भी प्लेस परफॉर्म किए जाते थे उसमें नेशनल प्राइड और किंग, क्वीन, रूल, रेन, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे शेक्सपियर की जितने हिस्ट्री प्लेस हैं उनमें देखने को मिलते हैं। वहीं जैकोबियन ड्रामा की बात की जाए, जो कि किंग जेम्स वन के रूल टाइम था, जो कि एलिजाबेथ के बाद आए थे। तो जब किंग जेम्स वन किंग बने तो इनके एज में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे इस टाइम तक करप्शन, रिवेंज, सुपरनैचुरल जैसे थीम्स को फोकस करते हुए ड्रामा लिखा जा रहा था, परफॉर्म किया जा रहा था। इसमें जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन जैसे बड़े बड़े राइटर्स का नाम हमें देखने को मिलता है। पोइट्री की बात की जाए तो इस एज में पोइट्री भी काफी हद तक प्रॉस्पर किया। सोनेट जैसा एक कंसेप्ट जो कि इटली से लाया गया था, और इटली से लाने वाले इस कंसेप्ट को थे पेट्रार्क से सोनेट का कंसेप्ट लिया गया और इंग्लैंड में लाया गया। और इसको इसीलिए हमारे पास सोनेट के टाइप्स में एक पेट्रार्कन सोनेट भी होता है, यानी जो ऐसा पेट्रार्क लिखते थे। और इस चीज़ को हर राइटर्स ने अलग अलग, हर पोइट्स ने अपने अपने तरीके से अडाप्ट किया, कुछ स्टाइल में चेंज किया, कुछ राइमिंग स्कीम में चेंज किया, और अलग अलग तरीके के सोनेट्स हमें फिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट इज वन ऑफ देम। फोकस्ड ऑन थीम्स ऑफ लव, इस टाइप के सोनेट जो थे, सोनेट हम सभी जानते हैं इज अ 14 लाइन स्टैंजा पोएम, 14 लाइन्स पोएम, जिसमें लव, टाइम, मोर्टालिटी और ब्यूटी जैसे थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली ये सारे थीम्स हमें शेक्सपियर के सोनेट्स में ही मिलते हैं, और भी सोनेट्स में मिलते हैं बट शेक्सपियर में काफ़ी कॉमन है। इस सोनेट को प्रैक्टिस करने वाले कुछ राइटर्स के नाम हैं सर थॉमस याट, हेनरी हॉवर्ड, विलियम शेक्सपियर, माइकल ड्रेटन जैसे बड़े बड़े सोनेटर्स थे। इसके अलावा एपिक और पेस्टोरल पोइट्रीज भी लिखी गई, जिनमें एक बहुत बड़े राइटर एडमंड स्पेंसर का नाम आता है, जिनका एक बहुत फेमस वर्क है द फेरी क्वीन। इसके बाद ये सारे तो एलिजाबेथन एज तक चल रहे थे। एलिजाबेथन एज के बाद जब किंग जेम्स वन का एज आता है, किंग जेम्स वन और चार्ल्स वन, जो कि ऑलमोस्ट एंड है रेनेसा का, ड्यूरिंग द एंड ऑफ रेनेसा भी ऐसे किंग्स आते हैं, जेम्स वन और चार्ल्स वन। इस समय जो पोइट्री लिखी गई उन्हें मेटाफिजिकल पोइट्री और कैबेले पोइट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये भी उस समय के काफ़ी फेमस पोएट के टाइप्स थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रोज इन रेनेसा। प्रोज की बात करें तो इस एज में बहुत सारे एसेज लिखे गए। एसेज लिखने में सबसे फेमस नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। ये एज जाना जाता है अपने एक्सप्लोरेशन, एक्सपेडिशंस, जर्नीज, वॉयजेस के लिए, क्योंकि एलिजाबेथ वन जो क्वीन थी उन्होंने अपने रूल में कहा था कि मैं चाहती हूँ कि भाई हम प्रॉस्पर करें, डेवलप करें, इंग्लैंड के एम्पायर को एक्सपैंड करें। और इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा जैसे लोगों ने अमेरिका और भारत की खोज की इस एज में। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अलग अलग अमेरिका, कोलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने प्रोज राइटिंग्स के थ्रू, अपने थियोलॉजीज के थ्रू, अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू। और इसका रीजन यही है कि इनके इस एज में जो भी प्रोज राइटर्स हैं उनको एक क्रेडिट भी जाता है फिलोसफिकल और पॉलिटिकल ट्रिटीज के लिए, जो कि आगे चलकर, जिसमें क्रॉनिकल्स हैं हमें मिलते हैं वॉयजेस के, डिस्कवरीज के, और आगे चलकर ये कहीं ना कहीं कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म को बूस्ट करते हैं इनके राइटिंग्स। इसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कुछ ड्रामेटिस्ट जो कि काफ़ी कॉमन थे रेनेसा में, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नाश, जॉन लिली, टॉमस लॉज, जॉर्ज पील एंड टॉमस किड, यहाँ तक ये सारे यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। ये बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे उस समय के। इनसे ही
इंग्लिश ड्रामा या एलिजाबेथन ड्रामा प्रॉस्पर किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेज लिखे, 154 सॉनेट्स लिखे, ऑलमोस्ट 37 प्लेज लिखे हैं इन्होंने। उसके बाद बेन जॉनसन, ब्यूमन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर जिनका डचेस ऑफ माल्फी काफी फेमस वर्क है, बेन जॉनसन का द एल्केमिस्ट, उसके साथ साथ फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड, थॉमस डेकर, जेम्स शर्ली जैसे और भी मेन ड्रामेटिस्ट हैं। पोइट्स की बात करें तो पोइट्स में भी हमें बहुत सारे पोइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्पेंसर का हमें देखने को मिलता है फेरी क्वीन, अभी मैंने मेंशन किया था। उसके बाद थॉमस सैकविल थे, इनको भी क्रेडिट जाता है बहुत एक वर्क लिखने का जिसको कहते हैं यूटोपिया, और इन्होंने ये एक पोएट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे। उसके साथ साथ फिलिप सिडनी थे। फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इस मोस्ट फेमस पोएम। माइकल ड्रेटन जो कि अपने सोनेट्स के लिए जाने ही चाहते थे, और यहाँ से शुरू होता है मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम। मेटाफिजिकल पोइट्स में आते हैं जॉन डन, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वर्गन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल एंड अब्राहम कार्ले। ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जो कि मेटाफिजिकल कंसीट्स का यूज़ करके, डिफरेंट और यूनिक कंपैरिजंस का यूज़ करके अपने प्लेटोनिक लव, अपने फिजिकल लव को शो करते थे, उस पर बेस्ड पोइट्रीज लिखते थे। दे यूजुअली यूज टू राइट पोइट्रीज बेस्ड ऑन सम थिंग्स दैट वर बियॉन्ड फिजिकल। Okay. After that, these are the few poets: Thomas Carroll, John Suckling, Richard Lovelace, and Robert Herrick, known as the Cavalier poets. Cavalier poets उन्हें कहा जाता था जो कि चार्ल्स वन के सपोर्ट में थे। यानी कि जो भी पोइट्स चार्ल्स वन के सपोर्ट में थे और पोइट्रीज लिखते थे, तो दे वर नोन एज कैवेलियर पोइट्स। Now, the prose writers, these are the few prose writers of the Renaissance or the Elizabethan age in England. सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस बेकन, इन्हें हम सभी जानते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है, और ये एसेज का कंसेप्ट एक्चुअली उठ के आया था, एक फ्रेंच एसेज थे जिनका नाम था मॉन्टेन। ये माने जाते हैं वही फादर ऑफ एसेज। ये फादर ऑफ एसे से ही ये फादर ऑफ एसे से ही ये एसे का कंसेप्ट इंग्लैंड आया, जिससे फ्रांसिस बेकन ने भी कॉपी किया, और ये भी फादर कहलाने लगे इंग्लिश एसेज का। सो देयर इज अ डिफरेंस, ही वाज द फादर ऑफ एसे एंड ही वाज फादर ऑफ इंग्लिश एसे। उसके बाद वॉल्टर रैली, रिचर्ड हकलर्ट, सैमुअल पर्चर्स, जॉन फॉक्स, जॉन नॉक्स, ये सारे थियोलॉजियंस थे, फिलोसफर्स थे, हिस्टोरिसिस्ट थे, जिन्होंने अपने बहुत सारे राइटिंग्स के थ्रू एलिजाबेथ को, उस समय के मोनार्क को इन्फ्लुएंस किया और बढ़ावा दिया कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म जैसे कंसेप्ट को। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन की बात करें तो इंग्लिश रेनेसां एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड माना जाता है। इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला, ह्यूमनिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट, उसके साथ साथ इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट हर चीज़ों में, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, रिलीजन हो, फिर रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंज भी देखने को मिलता है हमें, पॉलिटिकल चेंज। उसके साथ साथ इस एज में हमें ये भी देखने को मिलता है कि रिफॉर्मेशन कैसे आया, बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हुए, डिस्कवरीज हुआ, जैसे इंडिया और भारत की खोज भी इसी एज में हुई थी, और अलग अलग कंसेप्ट जैसे प्रिंटिंग प्रेस, स्पेशली एक चीज़ ये भी बोल रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस, जिसने काफ़ी हद तक इंग्लैंड के रेनेसां को बूस्ट किया। ओके, तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंग्लिश रेनेसां को एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड माना जाता है। लेजेसी एंड मॉडर्न आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, यही सारी चीज़ें आगे चलकर कहीं ना कहीं जो आज हम नए नए कंसेप्ट देख रहे हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें, ये यहीं से स्टार्ट मानी जाती है। अगर लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया होता, रिलीजन में चेंज नहीं आया होता, आज भी हम रिलीजन और रोमन कैथोलिक चर्च को मान रहे होते, तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता, हम आज भी किसी और के कंट्रोल में होते। तो इसीलिए मॉडर्न आर्ट, साइंस और लिटरेचर और जो भी इनोवेटिव डेवलपमेंट्स है, जो भी एक्सपेंशन है, वो इसी रेनेसां का रिजल्ट है। इट्स कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न कल्चर, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर पे भी पड़ा। So hope you like the video. Thanks for watching. Like, share and subscribe.